बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघर्ष से शिखर तक। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नाम की एक छोटी सी सैन्य छावनी में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया भीमराव। जन्म होते ही उसके हिस्से में खुशियां नहीं आईं, बल्कि वो सजा आ गई जो उस दौर में कुछ लोगों के लिए जन्म से तय कर दी जाती थी। समाज ने उसे इंसान मानने से पहले ही एक नाम दे दिया, अछूत। उस बच्चे के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। अनुशासन, ईमानदारी और शिक्षा को मानने वाले व्यक्ति। मां भीमाबाई सरल, धार्मिक और ममता से भरी महिला थीं। घर में संस्कार थे, लेकिन घर के बाहर समाज की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनका साया भी भीतर नहीं आ पाता था। भीमराव ने जैसे जैसे होश संभाला, वैसे वैसे उसे समझ आने लगा कि वो बाकी बच्चों से अलग है, किसी गुण से नहीं, बल्कि समाज की नज़र में एक कलंक बनकर। स्कूल जाना उसके लिए सीखने की जगह नहीं, अपमान सहने का मैदान था। कक्षा में उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। एक कोने में ज़मीन पर बोरी बिछाकर बैठाया जाता। किताबें छूने से पहले टीचर सोचते, पानी पीने से पहले सैकड़ों नियम। अगर प्यास लगती तो वो खुद नल को छू भी नहीं सकता था। घंटों इंतजार करना पड़ता कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आए और ऊपर से पानी डाल दे। कई बार कोई आता ही नहीं था। तब वो बच्चा सूखे गले और जलती आंखों के साथ बस चुप बैठा रहता। उसकी खामोशी में दर्द था, लेकिन उस दर्द में सवाल भी थे। वो अपने आप से पूछता, मैं भी तो उन्हीं की तरह सांस लेता हूं, पढ़ता हूं, हंसता हूं, फिर मुझे अलग क्यों माना जाता है? कोई जवाब नहीं देता था। जवाब देने की जगह समाज ने उसे डराने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, ये सिखाने की कोशिश की कि वो कमजोर है। एक दिन की बात उसके मन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वह अपने भाई बहनों के साथ गांव जा रहा था। स्टेशन पर उतरते ही हकीकत ने फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया। कोई बैलगाड़ी वाला बैठाने को तैयार नहीं। होटल में पानी मांगा तो पहले नाम पूछा गया, फिर जाति। जैसे ही सच्चाई सामने आई, चेहरे बदल गए। न पानी मिला, न सहारा। काफी कोशिशों के बाद पैसे के लालच में एक गाड़ी वाला मान गया, लेकिन रास्ते में जैसे ही उसे पता चला कि ये अछूत हैं, उसने गाड़ी रोक दी और जंगल के बीच उतार दिया। रात, अंधेरा, डर और अपमान सब एक साथ। उस रात छोटे भीमराव की आंखों से आंसू निकले, लेकिन उन आंसुओं के साथ एक और चीज जन्म ले रही थी, चुप विद्रोह। वो विद्रोह जो शोर नहीं करता, लेकिन समय आने पर पूरी व्यवस्था को हिला देता है। कुछ ही समय बाद जिंदगी ने एक और बड़ा घाव दिया। उसकी मां का देहांत हो गया। जिस ममता की छाया में वो अपने आंसू छिपा लेता था, वो छाया भी चली गई। बचपन अचानक बहुत भारी हो गया। घर में सन्नाटा था, मन में खालीपन। मां के जाने के बाद वो और ज्यादा अकेला हो गया, लेकिन उसी अकेलेपन में उसकी सोच और गहरी होने लगी। पिता ने बेटे के आंसू देखे, उसके भीतर का दर्द समझा। उन्होंने एक दिन उसे पास बिठाकर कहा, दुनिया तुम्हें नीचा दिखाएगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख गए तो वही दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। शिक्षा ही तुम्हारा रास्ता है, शिक्षा ही तुम्हारा हथियार। भीमराव ने उस बात को जीवन का सत्य बना लिया। अब वो हर अपमान को एक सबक की तरह लेने लगा, हर ताने को एक सीढ़ी। लोग जब उसे नीचा दिखाते, वो और ज्यादा किताबों में डूब जाता। उसकी आंखों में डर कम और समझ ज्यादा आने लगी। वो समझने लगा कि समस्या किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की है, और व्यवस्था को बदलने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, ज्ञान चाहिए। वो बच्चा जो कभी पानी की एक बूंद के लिए तरसता था, अपने भीतर सवालों का समंदर पाल रहा था। वो जानना चाहता था, कानून क्या होता है, समाज कैसे बनता है, इंसान को इंसान से अलग करने का अधिकार किसे मिला। उसके भीतर ये एहसास गहराने लगा कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो उसके जैसे करोड़ों लोग हमेशा इसी अंधेरे में रहेंगे। यहीं से भीमराव का सफर सिर्फ अपने लिए नहीं रहा। वो अपने साथ उन सबको जोड़ने लगा जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। वो अभी बच्चा था, कमजोर शरीर, साधारण कपड़े, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण संकल्प आकार ले रहा था। एक ऐसा संकल्प जो आने वाले समय में भारत की आत्मा को झकझोरने वाला था। ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी। ये सिर्फ एक पीड़ित बच्चे की कहानी नहीं थी, ये उस आग की शुरुआत थी जो अन्याय को जलाने वाली थी। वही आग आगे चलकर उसे बाबा साहेब अंबेडकर बनाएगी, लाखों आवाजों की आवाज। मां के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां और भी भारी हो गई थीं। भीमराव अब बहुत जल्दी समझदार हो गए थे। वो जानते थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है
सम्मान से जीना है तो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। पिता की तनख्वाह सीमित थी, घर में साधन कम थे, लेकिन भीमराव की आंखों में एक अलग ही चमक थी कुछ कर गुजरने की। स्कूल में अपमान अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रोज वही तिरस्कार, वही दूरी। अध्यापक पढ़ाते थे, लेकिन कई बार ऐसे जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। सहपाठी खेलते थे, हंसते थे, लेकिन भीमराव को अपने साए तक से दूर रहने को कहा जाता। फिर भी वो रोज स्कूल जाते। कई बार मन करता होगा कि सब छोड़ दें, लेकिन भीतर से एक आवाज आती, अगर आज रुके तो कल भी रुक जाओगे। पिता ने हर संभव कोशिश की कि बेटा पढ़ सके। जब लोग ताने मारते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर है तो अछूत, तो रामजी मालोजी चुप रहते, लेकिन भीतर से टूटते नहीं थे। वो जानते थे समाज की सोच बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा बेटा इतिहास बदल सकता है। भीमराव ने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, किताबें उसके लिए दोस्त बन गईं। वो इतिहास पढ़ता तो उसे गुलामी दिखती, समाजशास्त्र पढ़ता तो उसे अन्याय की जड़ें नजर आती। वो समझने लगा कि उसका दर्द अकेला नहीं है। उसके जैसे लाखों लोग हैं जो बोल नहीं पाते, लड़ नहीं पाते। ये एहसास उसके कंधों पर एक अनकहा बोझ रख देता, लेकिन वही बोझ उसे आगे बढ़ने की ताकत भी देता। जब उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो ये कोई साधारण सफलता नहीं थी। उस समय किसी अछूत बच्चे का इतने बड़े स्तर तक पहुंचना समाज के मुंह पर तमाचा था। घर में खुशी थी, लेकिन बाहर वही सवाल, अब आगे क्या? पढ़ाई का खर्च, कॉलेज की फीस, रहने का इंतजाम, सब पहाड़ जैसे थे। यहीं उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उसकी प्रतिभा देखी और छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं थी, ये भरोसा था कि एक दबा हुआ लड़का भी आगे बढ़ सकता है। भीमराव ने उस दिन खुद से वादा किया कि वो इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला मिला। बड़ा शहर, बड़ी इमारतें, बड़े सपने, लेकिन सोच वही पुरानी। यहां भी उसे कमरे नहीं मिलते, दोस्त बनाने में दिक्कत होती, खाने पीने में भेदभाव झेलना पड़ता। कई रातें उसने अकेलेपन में गुजारी। कभी कभी मन भारी हो जाता, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। कॉलेज में उसने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाज को गहराई से समझना शुरू किया। अब वो सिर्फ अपने अपमान की बात नहीं सोचता था, वो पूरी व्यवस्था को समझना चाहता था। वो सवाल करता, कानून किसके लिए बनते हैं, समाज किसके फायदे के लिए चलता है। उसके सवाल तेज थे और उसकी सोच बाकियों से अलग। हर सफलता के साथ उसके सामने नई चुनौतियां आती। लोग कहते, इतना पढ़कर भी क्या बदल जाएगा? लेकिन भीमराव जानते थे, बदलाव एक दिन में नहीं आता। वो बीज बो रहे थे जिनका फल आने वाले समय में मिलना था। जब उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये उस समाज को दिया गया जवाब था जिसने उसे पानी तक के लायक नहीं समझा था। अब वही बच्चा जिसे कभी क्लास के बाहर बैठाया गया था, ज्ञान की दुनिया में अपनी जगह बना चुका था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे अभी और बड़े संघर्ष थे, विदेश की पढ़ाई और गहरी चोटें और बड़ा लक्ष्य। भीमराव अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, उसके भीतर एक सपना आकार ले चुका था। ऐसा भारत जहां किसी बच्चे को जाति के नाम पर जमीन पर न बैठाया जाए। ये सफर अभी और कठिन होने वाला था। मुंबई की पढ़ाई पूरी होने के बाद भीमराव के सामने एक नई दुनिया खुलने वाली थी। बड़ौदा रियासत की छात्रवृत्ति के कारण उन्हें विदेश जाकर पढ़ने का अवसर मिला। ये सुनकर मन में उत्साह भी था और डर भी। उत्साह इसलिए कि ज्ञान के नए दरवाजे खुलने वाले थे, और डर इसलिए कि वो एक ऐसे समाज से निकल रहे थे जहां हर कदम पर अपमान मिला था। फिर भी उन्होंने तय कर लिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। 1913 में वो अमेरिका पहुंचे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी। चारों तरफ नए चेहरे, नई भाषा, नई संस्कृति। लेकिन यहां एक बात अलग थी, कोई ये नहीं पूछता था कि तुम किस जाति में पैदा हुए हो। पहली बार भीमराव ने खुलकर सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि वो भी एक सामान्य इंसान की तरह पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। कक्षा में वह पूरे मन से पढ़ते। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, हर विषय में वो डूब जाते। प्रोफेसर उनके सवालों से प्रभावित होते, साथी छात्र उन्हें सम्मान की नज़र से देखते। यह सम्मान उन्हें नया नहीं बना रहा था, बल्कि उनके भीतर छिपे आत्मविश्वास को बाहर ला रहा था। वो सोचते, अगर ये संभव है यहां, तो मेरे देश में क्यों नहीं।
अमेरिका में रहते हुए उन्होंने समझा कि लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये एक व्यवहार होता है। लोग कानून से डरते नहीं, कानून पर भरोसा करते हैं। यही सोच उनके मन में गहराई से बैठ गई। वो अपने नोट्स में सिर्फ विषय नहीं लिखते थे, बल्कि भारत के लिए सपने भी लिखते थे। कुछ ही समय में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च डिग्री हासिल की। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें आगे इंग्लैंड जाना था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला मिला। सपने और भी बड़े हो गए थे, लेकिन पैसे की समस्या फिर सामने खड़ी हो गई। छात्रवृत्ति खत्म हो रही थी और घर की हालत भी मजबूत नहीं थी। मजबूरी में उन्हें पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौटना पड़ा। ये वापसी किसी जीत की तरह नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए सपने की तरह थी। भारत लौटते ही वही पुराना सच सामने था। बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन वहां भी वही जाति का जहर। दफ्तर में लोग उनसे दूरी बनाते, पानी तक नहीं पीते थे उनके साथ। रहने के लिए घर ढूंढना एक यातना बन गया। होटल से निकाले गए, दफ्तर में अपमानित किए गए। जिस आदमी ने विदेश में सम्मान पाया था, वही अपने देश में फिर से अछूत बना दिया गया। ये विरोधाभास उनके दिल को चीर देता था। कई रातें उन्होंने बिना नींद के बिताईं। मन में सवाल उठता, क्या यही मेरा देश है? क्या यहीं रहकर बदलाव संभव है? लेकिन यही दर्द उनकी ताकत बन गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर से पढ़ाई के रास्ते को चुना। संघर्ष के बावजूद वो वापस इंग्लैंड गए। इस बार हालात और कठिन थे। पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन लक्ष्य साफ था। उन्होंने दिन रात मेहनत की। कई बार भूखे पेट पढ़ाई की, कई बार एक ही कपड़े में दिन काटे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की, डिग्रियां लीं, शोध किए। वो अब सिर्फ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं थे, वो विचारों से लैस एक योद्धा बन चुके थे। उनके मन में भारत की तस्वीर साफ होने लगी थी। एक ऐसा भारत जहां सम्मान जन्म से नहीं, इंसान होने से मिलता है। जब वो दोबारा भारत लौटे तो ये वापसी अलग थी। अब वो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं थे। अब वो अपने साथ विचार, ज्ञान और एक मिशन लेकर लौटे थे। वो समझ चुके थे कि सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं बनेगी। समाज को झकझोरना होगा, लोगों को बोलना सिखाना होगा। उनके भीतर ये दृढ़ विश्वास जन्म ले चुका था कि अगर दबे कुचले लोग खुद अपनी आवाज नहीं बनेंगे तो कोई और उनके लिए नहीं बोलेगा। यही सोच आगे चलकर एक आंदोलन में बदलने वाली थी। भारत लौटने के बाद भीमराव अब पहले जैसे नहीं थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन सोच असाधारण हो चुकी थी। उन्होंने बहुत साफ देख लिया था कि समस्या किसी एक नौकरी या एक शहर की नहीं है, समस्या पूरे समाज की जड़ों में बैठी है। और अगर जड़ों पर वार नहीं किया गया तो कोई भी बदलाव टिक नहीं पाएगा। उन्होंने लिखना शुरू किया। कलम उनके हाथ में आते ही तलवार बन जाती थी। अखबार, पत्रिकाएं, लेख, हर जगह वो वही सवाल उठाते जिसे लोग दबाना चाहते थे। उन्होंने साफ कहा कि जाति कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं, ये इंसान द्वारा बनाई गई क्रूर साजिश है। ये बात उस समय कहना आसान नहीं था। लोग नाराज हुए, विरोध हुआ, धमकियां मिली। लेकिन भीमराव पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि अकेली आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती, लेकिन जब आवाजों का समूह बनता है तो सत्ता तक पहुंचता है। इसी सोच से उन्होंने संगठन बनाए, सभाएं की। पहली बार वे मंच पर खड़े होकर उन लोगों से बोले जिन्हें हमेशा चुप रहने को कहा गया था। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन शब्दों में आग थी। वो कहते, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। अगर तुम शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, तो कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। लोग पहली बार खुद को इंसान महसूस करने लगे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद भी थी। कई लोग रोते थे, कई लोग हाथ जोड़कर कहते, आज पहली बार किसी ने हमारे दर्द को शब्द दिए हैं। यह दृश्य भीमराव को भावुक कर देता, लेकिन साथ ही उन्हें और दृढ़ बना देता। 1927 में एक ऐसा पल आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। ये सिर्फ एक किताब जलाना नहीं था, ये उस सोच को चुनौती देना था जिसने सदियों तक करोड़ों लोगों को गुलाम बनाए रखा। विरोध हुआ, बवाल मचा, उन्हें देशद्रोही तक कहा गया। लेकिन उन्होंने साफ कहा, जो ग्रंथ इंसान को इंसान नहीं मानता, वो मेरे लिए पूजनीय नहीं हो सकता। महाड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने दलितों के साथ मिलकर सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। यह एक साधारण सा काम लग सकता है, लेकिन उस समय यह क्रांति थी। पानी पीने पर लाठियां चली,
पत्थर फेंके गए, गालियां दी गईं, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। पहली बार उन्होंने अपने हक को महसूस किया। भीमराव के लिए ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वो जानते थे कि अगर आज डर गए तो आने वाली पीढ़ियां भी डर में जिएंगी। उन्होंने बार बार कहा, मैं तुम्हें सहानुभूति नहीं, अधिकार दिलाने आया हूं। इसी दौरान राजनीति भी उनके जीवन में प्रवेश करने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कानून बनाए बिना समाज नहीं बदलेगा। उन्होंने चुनाव लड़े, विधानसभाओं में पहुंचे, गोलमेज सम्मेलनों में भारत के दबे वर्गों की आवाज बने। अंग्रेज सरकार के सामने भी उन्होंने बिना झुके बात रखी। उन्होंने कहा, भारत तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक उसके लोग आज़ाद नहीं होंगे। ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। कई ऐसे लोग जो पहले साथ थे, डरकर पीछे हट गए। समाज के कुछ हिस्सों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्हें बदनाम किया, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो जानते थे कि इतिहास हमेशा वही बदलते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। इन संघर्षों के बीच उनकी सेहत भी जवाब देने लगी। लगातार तनाव, काम और मानसिक दबाव ने उन्हें थका दिया था। लेकिन वो अपने दर्द को सार्वजनिक नहीं करते थे। वो कहते, मेरी बीमारी से ज्यादा बड़ी बीमारी ये व्यवस्था है, और जब तक ये ठीक नहीं होती मैं आराम नहीं कर सकता। अब पूरा देश उन्हें जानने लगा था। कोई उन्हें विद्रोही कहता, कोई मसीहा, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक साधारण इंसान मानते थे जो असाधारण अन्याय के खिलाफ खड़ा था। उनके भीतर एक बात और साफ होती जा रही थी, केवल आंदोलन काफी नहीं है, देश को एक मजबूत संविधान चाहिए जो हर इंसान को बराबरी दे। यहीं से उनकी जिंदगी एक और ऐतिहासिक मोड़ की ओर बढ़ने लगी। वो लड़ाई जो सड़क से शुरू हुई थी, अब कानून की किताबों में लिखी जाने वाली थी। देश आजादी की ओर बढ़ रहा था। सदियों की गुलामी के बाद भारत एक नए जन्म की तैयारी कर रहा था। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मन में एक गहरी चिंता थी। वो जानते थे कि सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से आजादी पूरी नहीं होगी। अगर समाज की जड़ में बैठा भेदभाव वैसा ही रहा तो सत्ता बदलेगी, लेकिन पीड़ा नहीं। 1946-47 का समय था। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, नया भारत किस आधार पर खड़ा होगा? संविधान कौन लिखेगा? ऐसे समय में सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर जाकर ठहर गईं। वही व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी अन्याय झेला था, वही व्यक्ति जिसने कानून, अर्थशास्त्र और समाज को सबसे गहराई से समझा था। बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये कोई सम्मान की कुर्सी नहीं थी, ये कांटों का ताज था। देश बढ़ चुका था, दंगे हो रहे थे, लाखों लोग मर चुके थे। संविधान सभा के भीतर भी मतभेद थे। कोई धर्म के आधार पर कानून चाहता था, कोई जाति को बचाने की कोशिश में था। हर किसी की अपनी राजनीति थी, और इनके बीच बाबा साहेब कमजोर शरीर, बीमार सेहत, लेकिन अदम्य इच्छा शक्ति। उन्होंने दिन रात काम किया। कई बार लगातार 18-18 घंटे संविधान पर चर्चा होती। उनकी आंखें लाल रहती, हाथ कांपते, लेकिन कलम रुकती नहीं थी। वो जानते थे, अगर आज एक भी शब्द गलत लिखा गया तो आने वाली पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाएंगी। उन्हें सबसे ज्यादा विरोध समानता के विचार पर मिला। जब उन्होंने कहा कि हर नागरिक कानून के सामने बराबर होगा तो कई लोग नाराज हो गए। जब उन्होंने आरक्षण की बात की तो उन्हें तुष्टीकरण का आरोप झेलना पड़ा। लेकिन बाबा साहेब झुके नहीं। उन्होंने साफ कहा, बराबरी का मतलब ये नहीं कि सबको एक जैसा दे दिया जाए, बल्कि ये है कि जो पीछे है उसे आगे लाया जाए। उन्होंने संविधान में वो सब लिखा जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं पाया था, सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये शब्द उनके लिए केवल सिद्धांत नहीं थे, ये उनके घावों से निकले सच थे। उन्होंने अस्पृश्यता को अपराध बनाया। उन्होंने हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी बच्चे को जाति, धर्म या लिंग के कारण कमतर न समझा जाए। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। जब बाबा साहेब ने संविधान सभा में अंतिम भाषण दिया तो उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र तो ले आए, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं लाए तो ये संविधान भी खतरे में पड़ जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। देश ने नया रास्ता चुना, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये रास्ता बनाया वो खुद अंदर से टूट चुका था। लगातार काम, संघर्ष और तनाव ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उन्हें मधुमेह
उच्च रक्तचाप और कई गंभीर बीमारियां घेर चुकी थीं। इसके बावजूद उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वो भारत के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जब उन्हें लगा कि समाज सुधार के मुद्दों पर समझौता किया जा रहा है, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सत्ता उनके लिए कभी लक्ष्य नहीं रही, सिद्धांत सत्ता से बड़े थे। अपने अंतिम वर्षों में उनका मन एक गहरे प्रश्न से जूझ रहा था। वो देख रहे थे कि जिन लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वे आज भी सामाजिक अपमान झेल रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ कानून से मन नहीं बदलते, समाज की आत्मा को बदलने के लिए आत्मिक क्रांति चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये धर्म परिवर्तन नहीं था, यह गुलामी से मुक्ति की घोषणा थी। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ जिसने मुझे इंसान नहीं माना, इसलिए मैं ऐसे धर्म को छोड़ रहा हूं। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए। जिस व्यक्ति ने करोड़ों को जीने का हक दिया, वो खुद शांत होकर सो गया। लेकिन उनका जाना अंत नहीं था। वो विचार बन चुके थे। वो संविधान की हर पंक्ति में, हर अधिकार में, हर उस बच्चे की आंखों में जिंदा थे जो आज बिना डर के स्कूल जाता है। बाबा साहेब के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई दीपक बुझ गया हो, लेकिन सच ये था कि वो दीपक अब लाखों दिलों में जलने लगा था। 6 दिसंबर 1956 की वो सुबह सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वो एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। जिन लोगों ने उन्हें जीवन भर नजरअंदाज किया था, वही लोग अब उनके योगदान को समझने लगे थे। लेकिन जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया था, उनके दिलों में बाबा साहेब कभी गए ही नहीं थे। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण था कि वो सिर्फ नेता या विद्वान नहीं थे, वो उम्मीद थे। गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, हर वर्ग के लोग रो रहे थे जैसे अपना कोई अपना चला गया हो, क्योंकि बाबा साहेब ने उन्हें पहली बार ये एहसास कराया था कि वे भी इंसान हैं, उनके भी अधिकार हैं, उनका जीवन भी मूल्यवान है। समय बीतता गया, भारत आगे बढ़ता गया, नई सरकारें आईं, नई नीतियां बनी, लेकिन हर बार जब भी किसी दबे कुचले को न्याय मिला, कहीं न कहीं बाबा साहेब का विचार उसमें जिंदा था। संविधान की किताब किसी अलमारी में बंद दस्तावेज नहीं रही, वो आम आदमी की ढाल बन गई। जब कोई भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता, तो उसके पीछे बाबा साहेब की सोच खड़ी होती। उनकी विरासत सिर्फ मूर्तियों या जयंती तक सीमित नहीं रही। असली विरासत वो आत्मविश्वास था जो उन्होंने समाज के सबसे नीचे खड़े व्यक्ति के भीतर भरा। उन्होंने सिखाया कि दया नहीं, अधिकार मांगो, सहन नहीं, सवाल करो, चुप्पी नहीं, शिक्षा अपनाओ। यही वजह है कि आज भी उनका नाम सुनते ही लोग सिर्फ सम्मान नहीं, ताकत महसूस करते हैं। लेकिन बाबा साहेब का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। आज भी कहीं न कहीं भेदभाव जिंदा है, रूप बदलकर, भाषा बदलकर। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर। ऐसे समय में बाबा साहेब की बातें और ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे समाज का सपना देखता हूं जहां स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन में हो। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास बदला जा सकता है। एक बच्चा जिसे पानी तक नहीं पीने दिया गया, वही आगे चलकर पूरे देश को बराबरी का अधिकार देता है। ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं, ये संघर्ष, शिक्षा और आत्मसम्मान की कहानी है। आज जब कोई बच्चा बिना डर स्कूल जाता है, जब कोई व्यक्ति अदालत में न्याय की उम्मीद करता है, जब कोई नागरिक वोट डालता है, तो ये सब बाबा साहेब के संघर्ष का परिणाम है। शायद हम रोज उनका नाम न लें, लेकिन हम रोज उनके बनाए रास्ते पर चलते हैं। बाबा साहेब हमें ये भी सिखाते हैं कि असली श्रद्धांजलि फूल चढ़ाना नहीं, उनके विचारों को जीना है। अगर हम किसी को जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर छोटा समझते हैं, तो हम उनके संघर्ष को धोखा देते हैं। और अगर हम बराबरी, सम्मान और शिक्षा को अपनाते हैं, तो हम उनके सपने को आगे बढ़ाते हैं।